नमस्कार। आज हम भीष्म साहिनी के एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास तमस पर बात करने वाले हैं। ये 1947 के विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखा गया था और आज भी जब लोग इसे पढ़ते हैं तो मतलब एक सिहरन सी दौड़ जाती है। तो आज हमारी कोशिश यही है कि इस उपन्यास की गहराइयों में उतरें और ये समझें कि साहनी हमें दिखाना क्या चाहते थे। और शायद ये समझने की भी कोशिश करें कि तमस जैसी त्रासदी को क्या रोका जा सकता था, या जब समाज पर अज्ञान और नफरत का अंधेरा छाता है तो क्या तबाही होनी तय होती है। बिल्कुल, और यही अंधेरा, इसी अंधेरे को उपन्यास का शीर्षक पकड़ता है, तमस, जिसका सीधा सा मतलब है अंधकार। पर यह सिर्फ मतलब रात का अंधेरा तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इंसानी जहन का अंधेरा है, अज्ञान का अंधेरा, शक का, कट्टरता का अंधेरा, जो एक बार फैलता है तो अच्छे भले समझदार लोगों को भी हैवान बना देता है। उपन्यास यही तो दिखाता है कि कैसे ये अंधेरा एक पूरे समाज को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। तो चलिए परत दर परत समझते हैं कि ये अंधेरा ये फैला कैसे। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही मामूली सी, एक साधारण सी घटना से होती है। नाथू नाम का एक चर्मकार है जिसे एक मरा हुआ सुअर कहीं फेंक आने का काम मिलता है। उसे 5 रुपए मिलते हैं। हाँ, 5 रुपए, जो उस वक्त उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। वो चुपचाप अपना काम कर देता है। और यहीं से उपन्यास की सबसे डरावनी बात शुरू होती है। ये नहीं कि दंगे हुए, बल्कि ये कि दंगे करवाने के लिए किसी बड़ी वजह की जरूरत ही नहीं पड़ी। बस एक मरा हुआ सुअर, एक अफवाह और थोड़े से पैसे। हाँ, मतलब साहनी हमें ये दिखा रहे कि समाज का भाईचारा कितना नाजुक होता है। हाँ। है ना? उसे तोड़ने के लिए तो बस एक चिंगारी काफी है। बिल्कुल। और नाथू को तो ये पता भी नहीं है कि वो कौन सी चिंगारी लगा रहा है। उसे तो बस हुक्म मिला है। और उस सुअर को शहर की एक मस्जिद की सीढ़ियों पर फेंक दिया जाता है। हाँ। अगली सुबह खबर फैलती है कि मुसलमानों की इबादतगाह को अपवित्र कर दिया गया है और बस आग लग जाती है। इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये है कि उपन्यास कभी साफ साफ नहीं बताता कि ये साजिश रची किसने थी। कुछ इशारे हैं, जैसे मुराद अली जैसे स्थानीय नेताओं की तरफ, जो शायद इस तनाव से कोई राजनीतिक फायदा उठाना चाहते थे। लेकिन साहनी का मकसद किसी एक गुनाहगार को पकड़ना है ही नहीं। वही दिखा रहे हैं कि माहौल पहले से ही जहरीला था। हाँ, किसी को बस एक माचिस जलानी थी। नफरत का बारूद तो जैसे पहले से ही बिछा हुआ था। और नाथू साजिश का बस एक अनजाना मोहरा था। लेकिन इस खेल में खिलाड़ी और भी थे, और शिकार भी। उपन्यास में कोई एक हीरो नहीं है ना। ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा शहर ही इसका किरदार है। सही कहा। इसमें अलग अलग किरदारों के जरिए हम उस पूरे समाज की मनोदशा को समझते हैं। एक तरफ नाथू है जो गरीबी और लाचारी का प्रतीक है। वो कुछ गलत नहीं करना चाहता, पर हालात उसे गलत काम करने पर मजबूर कर देते हैं और फिर वो जिंदगी भर उस अपराध बोध में जीता है। और दूसरी तरफ हैं वो लोग जो सत्ता में हैं, जैसे वो अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड। उपन्यास में वो एक ऐसा किरदार है जो सब कुछ जानता है पर कुछ करता नहीं। उसे बस अपनी शाम की टेनिस पार्टी की चिंता है, अपने क्लब की चिंता है। क्या हम ये कह सकते हैं कि उसकी उदासीनता ही एक तरह से उसकी मिलीभगत थी? देखिए, रिचर्ड का किरदार सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत की उदासीनता नहीं दिखाता। वो उस पूरे, क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेटिक माइंड का प्रतीक है, जो आंकड़ों और रिपोर्टों में इतना खो गया है कि उसे बाहर जलता हुआ शहर और मरते हुए लोग दिखाई ही नहीं दे रहे। उसके लिए ये सब बस एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। बिल्कुल, कोई मानवीय त्रासदी नहीं। जब शहर में आग लगी है तो वो अपने मातहतों से पूछ रहा है कि कितने मरे, जैसे वो इंसानों की नहीं किसी चीज की गिनती कर रहा हो। तो ये उदासीनता से बढ़कर है, ये पूरी व्यवस्था की अमानवीयता है। मतलब वो अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह पल्ला झाड़ रहा था। बिल्कुल। और उसकी ठीक उलट है हरनाम सिंह और उसकी पत्नी बंतो जैसे आम लोग। ये वो सिख परिवार है जो पीढ़ियों से अपने मुस्लिम पड़ोसियों के साथ रहता आया है, लेकिन दंगों की बस एक रात और सब बदल जाता है। उन्हें अपना घर, अपनी जमीन, सब कुछ छोड़कर भागना पड़ता है। उनकी जो यात्रा है वो उस दौर के लाखों लोगों के दर्द की कहानी है। हाँ, वो डर, वो अनिश्चितता कि अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, साहनी ने उसे बहुत गहराई से पकड़ा है। मुझे वो एक दृश्य याद आता है जब हरनाम सिंह का परिवार एक मुस्लिम घर में पनाह लेता है। हाँ, और उस घर का मालिक उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करता है, अपनी जान पर खेलकर। हाँ, ये दिखाता है कि उस अंधेरे में भी इंसानियत की कुछ किरणें बाकी थीं, लेकिन बहुत कमजोर। हाँ, बहुत कमजोर थीं। ज्यादातर जगहों पर डर और शक हावी था।
साहनी दिखाते हैं कि कैसे रातों रात दोस्त दुश्मन बन गए। जो पड़ोसी कल तक साथ में हुक्का पीते थे, आज एक दूसरे की जान के प्यासे हैं। यही तो तमस का असली मतलब है, जब विवेक पर पर्दा पड़ जाए और इंसान सिर्फ अपनी धार्मिक पहचान तक सिमट कर रह जाए। और इसी पृष्ठभूमि में उपन्यास अपने मूल विषयों पर आता है। ये सिर्फ एक शहर में हुए दंगों की कहानी नहीं है, ये विभाजन के उस भयावह सच का दस्तावेज है जिसे अक्सर राजनीतिक बहसों में भुला दिया जाता है। बिल्कुल, इसका पहला और सबसे बड़ा विषय तो विभाजन का मानवीय पहलू ही है। हम अक्सर विभाजन को नक्शे पर खींची एक लकीर के तौर पर देखते हैं, है ना? साहनी हमें याद दिलाते हैं कि वो लकीर असल में इंसानों के दिलों पर, उनके घरों पर, उनके रिश्तों पर खींची गई थी। और दूसरा बड़ा विषय है धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल। हाँ, कि कैसे लोगों की आस्था को नफरत फैलाने का औजार बनाया गया। लेकिन क्या ये सिर्फ धार्मिक कट्टरता का नतीजा था? उपन्यास तो कुछ और भी इशारे करता है। हाँ, और यही इस उपन्यास की खूबसूरती है। साहनी किसी एक वजह को दोष नहीं देते, वो दिखाते हैं कि ये कई चीजों का मिला-जुला नतीजा था। इसमें धार्मिक कट्टरता थी, राजनीतिक स्वार्थ था, आर्थिक लालच था, लोगों ने एक दूसरे के घर दुकानें लूटीं, और इन सब के ऊपर थी अंग्रेजी हुकूमत की उदासीनता, जिसने इस आग को बुझाने की कोई संजीदा कोशिश ही नहीं की। तो ये किसी एक समुदाय की हार नहीं थी? नहीं, ये पूरी इंसानियत की, पूरी सभ्यता की हार थी। और जिस तरह भीष्म साहनी ने ये सब लिखा है वो कमाल है। उनकी भाषा बहुत सरल है, सीधी सपाट, कोई भारी भरकम शब्द नहीं, कोई फलसफा नहीं। ऐसा लगता है जैसे कोई आंखों देखा हाल सुना रहा हो। उनकी शैली को यथार्थवादी या रियलिस्टिक कहा जाता है, और इसका असर ये होता है कि आप कहानी पढ़ नहीं रहे होते, आप उसे जी रहे होते हैं। वो गलियों की बदबू, वो जलते हुए घरों का धुआं, लोगों की चीखें, सब कुछ महसूस होता है। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो है उनकी निष्पक्षता। उन्होंने किसी एक समुदाय को हीरो और दूसरे को विलेन नहीं बनाया। उन्होंने दिखाया कि हर समुदाय में अच्छे लोग भी थे और बुरे भी। हर कोई उस तमस का शिकार था। बिल्कुल, उस दौर में इतना निष्पक्ष होकर लिखना ये आसान तो नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इस उपन्यास को महान बनाता है। अगर वो किसी एक पक्ष की कहानी कहते तो ये शायद प्रोपेगेंडा बनकर रह जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो किसी जज की तरह फैसला नहीं सुनाते, वो एक गवाह की तरह बस वो सच दिखाते हैं जो उन्होंने देखा या समझा। इसीलिए ये उपन्यास किसी एक समुदाय की कहानी नहीं, बल्कि उस अंधकार की कहानी है जो सब पर छाया था। एक तरह से इतिहास का आईना। बिल्कुल, एक इतिहास का आईना जिसमें हम उस दौर की सच्चाई को बिना किसी रंग के, बिना किसी लाग लपेट के देख सकते हैं। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? क्या तमस सिर्फ विभाजन की पीड़ा का एक ऐतिहासिक दस्तावेज है? ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 1974 में था जब ये लिखा गया। ये हमें बार बार याद दिलाता है कि कैसे राजनीतिक फायदे के लिए फैलाया गया झूठ और नफरत आम लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बना सकता है। हाँ, ये दिखाता है कि जब समाज का ताना बाना टूटता है तो सबसे ज्यादा कीमत आम इंसान ही चुकाता है, चाहे वो हरनाम सिंह हो या कोई और। आज के दौर में जब सोशल मीडिया पर एक छोटी सी अफवाह या एक फर्जी वीडियो से माहौल बिगड़ जाता है, तब तमस की कहानी और भी ज्यादा डरावनी लगती है। बिल्कुल, तकनीक बदल गई है, लेकिन इंसान की मानसिकता शायद उतनी नहीं बदली। आज भी नफरत फैलाने के लिए एक चिंगारी ही काफी होती है। ये उपन्यास एक चेतावनी है, एक वार्निंग है। ये हमें बताता है कि जब तर्क, विवेक और इंसानियत पर अंधकार हावी हो जाता है तो क्या हो सकता है। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या इसे रोका जा सकता था? उपन्यास इसका कोई सीधा जवाब तो नहीं देता, लेकिन ये एक बहुत जरूरी सवाल हम सबके लिए छोड़ जाता है। कहानी में रिचर्ड जैसे लोग हैं जो ताकत होते हुए भी कुछ नहीं करते, और फिर बड़ी तादाद में वो आम लोग हैं जो चुपचाप सब कुछ देखते रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये उनकी लड़ाई नहीं है। उपन्यास हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी ये चुप्पी, हमारी ये निष्क्रियता हमें भी उस अंधकार को फैलाने का एक माध्यम बना देती है? क्या चुप रहना भी एक तरह की भागीदारी है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।